देखिए सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की आज सेकेंड लेसन फोर का जो सेकेंड क्लास आज है, परमिबिलिटी की सेकेंड क्लास चलेगी। उसमें हम बताए थे कि डॉर्सी लॉ के बारे में, इसके पहले जो क्लास चली थी उसमें डॉर्सी लॉ की चर्चा किए थे। आज हम बात करेंगे कि पारगम्यता गुणांक क्या होता है। पारगम्यता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, इसमें जो है पारगम्यता गुणांक इकाई द्रवी ढाल पर मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में बहने वाले जल की मात्रा को पारगम्यता गुणांक कहते हैं, है ना। यानी कि K = Q अपॉन T अपान का होल अपान A × I को हम कहते हैं पारगम्यता गुणांक। इसी को हम कहते हैं पारगम्यता गुणांक, या इसको हम इस K को भी, या K को रीसन गुणांक भी कहते हैं। इस K को हम रीसन गुणांक भी कहते हैं। समझ में आई बात? जो पानी रिसता है ना, सॉइल के अंदर से होकर जो पानी रिसता है उसी को हम कहते हैं पारगम्यता गुणांक या रीसन गुणांक। समझ में आई बात? यानी पारगम्यता गुणांक इकाई द्रवी ढाल पर मृदा के इकाई क्षेत्रफल, इकाई द्रवी ढाल और मृदा का इकाई क्षेत्रफल पर इसके इकाई समय में बहने वाले द्रव की मात्रा, यानी कि इकाई समय में द्रव की बहने वाली, यानी Q डिस्चार्ज। Q क्या है यहाँ पे? डिस्चार्ज है। और ये प्रति Q/T यानी प्रति समय में, है ना, इकाई समय में बहने वाला जो जल की मात्रा है उसी को हम कहते हैं पारगम्यता गुणांक। इसको तो बताए थे, लेकिन चलिए अब है बात करेंगे इसके बाद कि पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक। पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिबिलिटी। ठीक है, इसमें जो है, जो देखिए इसमें कई टाइप के जो हैं जो फैक्टर हैं, कई टाइप के ऐसे फैक्टर हैं, कारक हैं जो मृदा और जो पारगम्यता को प्रभावित करते हैं, जो पारगम्यता को प्रभावित करते हैं। पहला है मृदा का प्रकार, मृदा का प्रकार। दूसरा है कणों की माप। तीसरा है कणों की आकृति।
चौथा है रिक्तता अनुपात एवं सरंध्रता। रिक्तता अनुपात एवं सरंध्रता। पांचवा अधिशोषित जल। ठीक है। छठवां है जल के गुण। जल के गुण। सातवां है संतृप्त मात्रा। संतृप्ति मात्रा। आठवां है मृदा संरचना। और नौवां है कार्बनिक अशुद्धियां। ठीक है। ये 9 टाइप की जो देख रहे हैं ये फैक्टर हैं जो पारगम्यता को प्रभावित करते हैं। ये जो 9 टाइप देख रहे हैं फैक्टर, ये वही फैक्टर हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं, है ना। मृदा का प्रकार का मतलब ये हो गया कि मृदा किस किस्म की है ना, उस पर निर्भर करता है। मृदा के किस्म पर निर्भर करता है और उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है। समझ गई बात। पहला जो है मृदा का प्रकार, यानी कि वह मृदा किस किस्म की है, काली है, रेत वाली है कि महीन है, कैसी है ना। तो उस पर भी ये डिपेंड करता है इसके फैक्टर पे, और यहाँ की जो जलवायु होती है उस पर भी निर्भर करता है। दूसरा है कणों की माप। कणों की माप पे निर्भर करता है कि उसके साइज क्या है ना, वह ग्रेवल टाइप का है, रेत टाइप की है कि क्ले टाइप की है, कैसी है उसकी माप, है ना। सबकी अलग अलग माप होती है ना। वर्ग की समझ में आई बात ना। यानी कहने का मतलब कणों की माप, यानी कि कणों की माप जितनी अधिक होगी पारगम्यता उतनी अधिक होती है। कणों के माप पर डिपेंड करता है, समझिएगा। कण जितने बड़े बड़े रहेंगे उसकी पारगम्यता उतना ही अधिक होगी। तीसरा है आकृति। कणों की, मृदा कणों की जो आकृति है, पारगम्यता अपेक्षित सतही क्षेत्रफल की जो आकृति होती है वह कैसी है ना। गोल है कि कोणी है कि आयताकारी है, तीन कोनी है कि कैसी माप है कणों की, है ना। तो ये भी क्या करता है, पारगम्यता पर डिपेंड करता है। समझ में आई बात। फिर है रिक्तता अनुपात एवं सरंध्रता। रिक्तता अनुपात बढ़ने पर पारगम्यता अधिक होती है। जैसा सबको मालूम है कि अगर दो सॉइल के कण के बीच में रिक्तता बढ़ेगी तो सरंध्रता, अरे पारगम्यता बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज मालूम है कि रिक्तता अनुपात अगर बढ़ेगा तो पारगम्यता भी बढ़ेगी। सरंध्रता होने पर भी पारगम्यता अधिक होगी। सरंध्रता भी वही कार्य है ना। तो ये दोनों भी वही है, क्योंकि सरंध्रता और रिक्तता अनुपात में आपस में संबंधित है, मतलब कि ये दोनों सेम लगभग में है ना। अधिशोषित जल। अधिशोषित जल यानी कि मृदा अगर महीन कण वाली होती है, मृदा अगर महीन कण वाली होती है और महीन कण के चारों ओर जो होती अवशोषित जल रहता है। जो महीन कण वाली जो मृदा होती है तो उसके महीन कण के जो चारों ओर जो होती हैं वह अवशोषित जल रहता है, और यह जल स्वतंत्र जल के बहने में अवरोध करता है। समझ में बात। तो जो अवशोषित जल वाली जो मिट्टी होती है वो सरलता वहां पे कम होती है। ये बहुत जल्दी ये बहने नहीं देती है क्योंकि ये महीन कण वाली मृदा होती है। समझ में आई बात। जल का गुण। जल का गुण जो है कि जल की श्यानता तापक्रम के अनुसार बदल जाती है। तापक्रम बढ़ने पर श्यानता कम हो जाती है और कम श्यानता पर पारगम्यता अधिक हो जाती है।
समझ में आई बात? यानी कि श्यानता का मतलब ये हो गया ना कि श्यानता का मतलब ये हो गया कि द्रव पतला हो जाता है, मतलब कि द्रव पतला है। श्यानता का मतलब द्रव पतला है। जब द्रव पतला होता है तो वहां पे जो उसका प्रवाह होगा वह बढ़ जाता है। ठीक है। संतृप्त मात्रा, संतृप्त मात्रा क्या है? मृदा की संतृप्त मात्रा बढ़ने पर पारगम्यता बढ़ती है। रंध्रों में उपस्थित हवा रंध्रों से बहने वाले जल के प्रवाह में अवरोध पैदा करती है। संतृप्त अवस्था में मृदा में वायु रंध्र नहीं होते हैं, अर्थात पूर्ण संतृप्त मृदा की पारगम्यता उच्च होती है। फिर है मृदा संरचना। मृदा संरचना, मृदा संरचना का मतलब ये हो गया, बताए थे कि मृदा किस किस संरचना की होती है ना? बड़े बड़े कण वाली, है ना, ऐसे है ना, एकल एकल कण वाली, फिर है मधुमक्खी जैसे, फिर है गुच्छेदार, ऐसे है ना, ऊड़ी संरचना। ये सब जो संरचना होती है उस पर भी डिपेंड करता है पारगम्यता। ठीक है। कार्बनिक अशुद्धियां, कार्बनिक अशुद्धियां जो होती हैं जल के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिससे पारगम्यता कम हो जाती है ना? तो ये था पारगम्यता। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे कि पारगम्यता गुणांक ज्ञात करने की विधियां, यानी कि हम पारगम्यता अगर ज्ञात कर रहे हैं तो कौन कौन सी विधियां होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पारगम्यता ज्ञात करने की विधियां, पारगम्यता, पारगम्यता गुणांक